नमस्कार स्टूडेंट भाइयों एवं छात्रों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग की 12th क्लास की होगी, 12वीं क्लास हिंदी की होगी, अर्थात बिहार बोर्ड BSEB 2027 यह टारगेट होगा। टारगेट क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सबसे बेहतर क्लास के रूप में होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से पहली 12वीं हिंदी की क्लास बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये टारगेटिव क्वेश्चन होंगे भी, आप महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इसको ध्यान से एक बार जरूर आप पढ़िएगा। और क्लास पसंद आती है तो आगे ऐसी क्लास रेगुलर आपको दी जाएगी। चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आगे सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास दी जाएगी और आपकी सफलता में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। फिलहाल आज की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, 12वीं क्लास हिंदी बिहार बोर्ड। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। क्षमा चाहेंगे। चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 है, ठीक है। आप देख रहे होंगे चैप्टर 1 बातचीत। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है। तो बाल कृष्ण भट्ट की यह रचना है चैप्टर, और ये निबंध के रूप में है, ठीक है। यह किस रूप में भैया? निबंध के रूप में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न पर बात करते हैं। पहले प्रश्न पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत शीर्षक निबंध कि निबंधकार का नाम बताएं। देखिए ये 2019 में प्रश्न आ गया है और 2027 में इसके आने की प्रबल संभावना है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर चलेंगे ऑब्जेक्टिव, जो 12वीं क्लास में आपको हूबहू क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए। क्षमा चाहेंगे। चलिए, तो दिया है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, कोई नहीं। चलिए, तो अभी चैप्टर का नाम आपने जाना भी है कि चैप्टर का नाम बातचीत है और उसके निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए, थोड़ी सी खांसी हो गई दोस्तों। चलिए फिलहाल हमारे क्लास में बने रहिए। दिया बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1845 ईस्वी को, 23 जून 1846 ईस्वी को। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की यह श्रृंखला है और 2027 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 12वीं क्लास में हिंदी के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं ही बता देता हूं। 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहा कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1912 ईस्वी, 20 जुलाई 1913 ईस्वी, 20 जुलाई 1914 ईस्वी, 20 जुलाई 1915 ईस्वी। देखिए 12वीं की स्टूडेंट जो भी हैं उनको थोड़ा अनुभव तो जरूर हो गया होगा, लेकिन अगर बढ़िया नंबर लाना है तो भैया आपको मेहनत करना होगा और उसी मटेरियल को पढ़ना होगा जो आपको 12वीं में अच्छा नंबर दिला सके। इसलिए 12वीं बिहार बोर्ड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो यह क्लास मिस मत करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अब नया मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है आपके बिहार बोर्ड में। आप बिहार के स्टूडेंटों के लिए बेहतर सफलता और अधिकतम नंबर से सफलता पाने के लिए, तो चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने दोस्त मित्रों को जरूर बताइएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा भैया? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या होता है? बालकृष्ण भट्ट का निधन होता है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब होता है? तो 20 जुलाई 1914 को। चलिए, करा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था? समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए भैया, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। सही जवाब क्या होगा? तो बालकृष्ण भट्ट का सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था, जो वर्तमान में क्या है? प्रयागराज है। अब इलाहाबाद ना देकर क्या दे देगा भैया आपको? तो इलाहाबाद ना देकर आपको प्रयागराज दे देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, किधर हो भाई, आ जाओ। चलिए, दिया है इसमें कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? देखिए बालकृष्ण भट्ट ने भी आप बहुत निबंध लिखे, जिसमें दिया है 1000, 1001, 1002, 1003, मतलब इतना इनका निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जब बैठ जाते थे ना
तो निबंध लिखी के उठते थे। मतलब लिखना जैसे प्रारंभ करते हैं तो एक निबंध कंप्लीट करके ही उठते थे। सोचिए जरा उस टाइम के लोग कितना मेहनत करते थे। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इनका पूरा निबंध बालकृष्ण भट्ट का कितना, मोटा मोटी 1000 है। ठीक है, आज के जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, भाग जाते हैं और शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। तो जी हाँ, मैं आप ही के लिए हूं और इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को बताइए और फैला दीजिए पूरे बिहार में कि एक नया चैनल लॉन्च हुआ है आपकी सफलता के लिए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, हिंदी में, इंटरमीडिएट के हिंदी में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो ज्वाइन करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। दिया है यहाँ पे बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबन, यह तीनों। मतलब प्रहसन का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट ने प्रहसन किया था और सही जवाब इसका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, नई रोशनी का बीस होगा। क्या होगा भैया, तो नई रोशनी का, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तीनों होगा, क्षमा चाहेंगे। बालकृष्ण का प्रहसन का प्रहसन यह तीनों होगा, क्षमा चाहेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम भी है, नई रोशनी का बीस भी है और आचार विडंबना, यह तीनों राइट है भैया, तीनों सही है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। चलिए, वो सब्सक्राइब बताने में दिक्कत आ गई थी। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। चलिए जल्दीबाजी में हो गया। चलिए तीनों है भैया, ध्यान रखिएगा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबना, यह तीनों होगा। राइट आंसर तीनों होगा। ठीक है, तीनों होगा, फिर से बता दे रहे, तीनों होगा ना। चलिए, दिया इसमें कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा था, कौन सा नहीं लिखा था, तो ध्यान रखिएगा, रहस्य कथा लिखा था, नूतन ब्रह्मचारी भी लिखा था, 100 अनजान एक सुजान यह भी लिखा था, लेकिन अजात शत्रु नहीं लिखा, गुप्त वैरी भी लिखा, रसातल यात्रा भी लिखा, उचित दक्षिणा भी लिखा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, यह सभी लिखे। डी, सी और ए यह सभी लिखे हैं। बी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर, क्योंकि पूछ रहा कि बाल भट्ट ने नहीं लिखा था, तो अजात शत्रु बाल भट्ट ने नहीं लिखा है, अजात शत्रु बाल भट्ट ने नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं, बक बक एवं भाषण, घ्राण एवं दृष्टि, श्रवण एवं स्पर्श, स्पीच एवं वक्तृता और बातचीत। सही जवाब इसका क्या होगा, जब ऐसे प्रश्न हिंदी में आ जाए तो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं भैया कि आप उत्तर सही कर जाएंगे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्पीच, वक्तृता और बातचीत, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था भैया, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी भाषा में मधुरता, ये सब हमारे बोलने से पता चल जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों आप जुड़ जाइए और यहां से सफलता जरूर प्राप्त करिए। हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं जो आपकी 2027 इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एडिशन का मत क्या है, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। चलिए राइट आंसर क्या होगा भैया बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एडिशन का यह मत है। ठीक है, एडिशन का यह क्या है, तो एडिशन का यह मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बिल्कुल सही है। क्यों भैया, इसलिए कि बात 2 लोगों में हो तो बात 2 लोग तक होगी,
लेकिन अगर तीसरा बैठ गया ना तो बात को रईता की तरफ फैलाएगा, न्यूज़पेपर की तरफ फैलाएगा। इसीलिए एडिसन ने इस बात पर फोकस किया है। चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, चलिए करा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला? 1875, 1877, 1878, 1977। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यह प्रश्न हम उम्मीद करते हैं कि आपको आएगा। उत्तर बता दे रहे हैं, 1877 में इन्होंने हिंदी वर्धनी सभा की ओर से पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो हम हिंदी की क्लास में 12वीं बोर्ड की हिंदी क्लास में चल रहे भैया। करा हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? 31 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 34 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 33 वर्ष भैया। हिंदी प्रदीप पत्रिका 33 वर्षों तक प्रकाशित होती रही। ठीक है, किसके मार्गदर्शन में? तो बालकृष्ण भट्ट के मार्गदर्शन में 33 वर्षों तक प्रकाशित होती रही है। चलिए करा है यहाँ पे प्रश्न क्या करा है भैया, एक बार फिर से देखते हैं। यह हिंदी की शानदार क्लास है, ठीक है, शानदार हिंदी की क्लास। करा कि कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा? नहीं लिखने की बात किया है भैया यहाँ पर। करा कि पद्मावती, चंद्रसेन, कीर्तार्जुनीय, पुदुचरित, वेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, आचार विडंबन, नई रोशनी का विष, बृहन्ला, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी, वैद, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। तो ये भी आपके बालकृष्ण भट्ट का क्वेश्चन करा है कि कौन बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, कौन से मतलब कि करा कि कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, बाकी यह भी सभी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और ये याद रख लीजिएगा भैया, एकदम याद कर लीजिए, किताब में आपको नहीं मिलेगा इतना, लेकिन यहां से आप पूरा ये सब जोड़ देंगे तो सब हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के सब नाटक है, आषाढ़ का एक दिन बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा है करा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? 2021, 2025 ये सभी में एग्जाम में आ चुका है। करा बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग के, छायावाद युग के? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सीरीज है, ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए हम बता देते हैं आपको, भारतेंदु युग के होंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के। नेक्स्ट है करा कि चमनिस्तान का क्या अर्थ है? मूर्धघट्टी वाला इलाका, कब्र वाला इलाका, सुखड़ वाला इलाका, हरे भरे बागों का इलाका। क्या सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हरे भरे बागों का इलाका, इसको चमनिस्तान, चमनिस्तान मतलब इन्होंने चमन से बनाया है। किससे बनाया है? चमन से बनाया है। चमन मतलब फूल पत्ती बाग बगीचा वाला एरिया, ठीक है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और बेहद आसान तरीके से हिंदी की एक क्लास चल रही है। करा कि बालकृष्ण भट्ट का क्या नहीं थे, मतलब बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। चलिए चलिए बताइए। थोड़ा ठंडा पानी पी लिए मेरे दोस्तों और गला थोड़ा बैठ गया है, लेकिन आप जुड़ जाइए, मन से जुड़िए। हिंदी में बहुत जबरदस्त मटेरियल, बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव, इतना ऑब्जेक्टिव एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे। जी हाँ, अब वो दिन आ गया है। कोई न मिला जिस पर दुनिया लुटा देते, सब सबने धोखा दिया, किस किस को भुला देते, बया किया होता पढ़ाने का दर्द तो पूरे स्टूडेंट को रुला देते। पढ़िए। चलिए तो क्या है और नहीं होंगे भैया? महाकाव्यकार नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? क्या नहीं थे? तो महाकाव्यकार नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि किसने लिखा है गद्य? लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय।
मतलब करा किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ठीक है। यह लाइन है किसने लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको किसने लिखा है, तो रघुवीर सहाय ने लिखा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए करा कि बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। बाल कृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा भैया उपयुक्त सभी साथी थे। उपयुक्त क्या है, सभी साथी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी, राधा चरण गोस्वामी भी, प्रताप नारायण मिश्र भी और प्रेमघन, ये सभी बालकृष्ण भट्ट के क्या थे, तो साथी थे। और ये सभी साहित्यकार थे, सभी कवि और साहित्यकार थे। चलिए कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। एडिशन और स्टील, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, हडसन और स्विफ्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो हम बता देते भैया, इसको आप पढ़िएगा किताब, और तुलना किया है सिलेबस में, चैप्टर में आपका चैप्टर 1 में दिया है। एडिशन और स्टील से किया था, किसने किससे किए हैं, तो एडिशन और स्टील से तुलना किए हैं। किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, देखिए 2018 में आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल और रीति काल। तो सही जवाब इसका क्या होगा भैया, तो ध्यान रखिएगा आधुनिक काल के क्या है, तो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, आधुनिक काल के हैं भैया। चलिए नेक्स्ट कराया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत विधा, बातचीत ये हम लोग का निबंध है भैया। और करा विधा क्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि बालकृष्ण भट्ट का यह क्या है, तो निबंध है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो निबंध हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भैया प्रश्न कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, 2020 में आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो ध्यान रखिएगा इसको भी किसने लिखा है, तो यह दमयंती स्वयंवर किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है भैया। किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं। कह रहा कि बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। कह रहा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, मतलब जो चैप्टर है, जो निबंध है, उससे क्या संदेश बालकृष्ण भट्ट देना चाहते हैं, उससे संदेश क्या देना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बातचीत की शैली का संदेश देना चाहते हैं कि बातचीत कैसे करनी चाहिए, किसी व्यक्ति को बातचीत कैसे करना चाहिए। शैली मतलब तरीका या ढंग। चलिए चलिए भैया चलते हैं। बहुत शानदार सीरीज, पसंद आए तो जुड़िएगा चैनल से। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, स्टील के, किससे सुनी थी भैया, तो सही जवाब इसका क्या होगा, तो फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। किसके मुंह से सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। चलिए तो इंटर का नैया पार हम लोग लगाएंगे हिंदी में, और बेहतर नंबर हम आपको दिलाएंगे हिंदी में, ठीक है। चलिए तो सही हाँ सॉरी 25 नंबर पे चलते। करा वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। भैया जब बोलने की शक्ति ही आपकी नहीं रहेगी तो आप बोल पाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पाइएगा भाई। करिएगा तो क्या सही हो जाएगा, बोलने की, बोल नहीं सकता है। वाक शक्ति का अभाव मतलब बोलने का अभाव, अर्थात वो व्यक्ति बोल नहीं सकता। सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि बातचीत, चलिए कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। 26 नंबर क्वेश्चन बड़ी खतरनाक है भैया। करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, करा निबंध के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है। जैसे आपके अंदर किसी के प्रति खूब गुस्सा जमा रहता है, खूब गुस्सा रहता है आपके अंदर, ठीक है,
तो बालकृष्ण ने अपने चैप्टर में ही बताया कि बातचीत के जरिए उस गुस्सा को, मवाद को, धुआं को निकाल सकते हैं अपने अंदर से। किसके माध्यम से? तो बातचीत के जरिए इस धुआं, अपने आपके कलेजे में जो धुआं, गुस्सा, हेन तेन पेन है, सब किसके जरिए निकाल सकते हैं? बातचीत के जरिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था भैया? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। क्षमा चाहेंगे, 2020 में ये प्रश्न आ चुका है, बताइए। 2020 में प्रश्न आ चुका है। बेनी प्रसाद भट्ट होगा। बी इज द राइट आंसर होगा, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, करा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक और समाज सेवी। तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वह व्यापारी थे। क्या थे भैया? तो व्यापार था उनका, व्यापार चलता था, इनके पिता व्यापारी थे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। करा कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? क्वेश्चन नंबर 29। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? करा दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। किस में आता है भैया? तो ध्यान रखिएगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र आता है, उमड़ता है। किसके? तो दो हम सहेलियों की, जहां पे लड़कियां बैठ के बात करती हैं तो देखिएगा इतना रसीली बतियाएंगी, जब वो घोर बातचीत में चली जाएंगी तो खूब रस की तरह बतियाएंगी, वही यहां पे है। करा है कि नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? नवयुवतियों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, दो बुढ़ों की। मतलब बालकृष्ण भट्ट ने यह बात कहा है, तो ध्यान रखिएगा यह किसमें है? तो दो बुढ़ों की है। करा कि नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो दो बुढ़ों की बातचीत का। जहां पे बैठेंगे वहां पे मतलब क्या चलेगा? पूरा निंदा ही चलेगी। करा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि व एवं लालसा किसने जगाई? पिता ने, मामा जी ने, माता ने, भैया ने। बताइए। मतलब बालकृष्ण भट्ट में लिखने पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई? क्योंकि बालकृष्ण भट्ट पढ़ने में बहुत तेज तराक थे, उसी तरह से बिहार के स्टूडेंटों को भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब फैसनेबाजी में रह जाता है, सोचता कि कोनो चैनल वाला मिले और कुछ ऐसा पढ़ा दे कि हम पढ़ के और इंटरमीडिएट हिंदी में टॉप नंबर लाएं और टॉप कर जाए बिहार। तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। किसने किया था भैया? किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, माता जी ने। किसने किया था? तो माता जी ने। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? मतलब बातचीत के अलावा बालकृष्ण भट्ट की, मतलब यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत ही है। इसके अलावा यह भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी। ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर में है, चैप्टर 1 इंटरमीडिएट का चैप्टर 1 है। बातचीत जिसके निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, और बातचीत बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। कौरा 100 अजान की एक सुजान की। क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार मैटर, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। कह रहा 100 अजान की एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। कौन है भैया? कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। तो ये था भैया आपके हिंदी का इंटरमीडिएट का क्लास पहले चैप्टर का 33 क्वेश्चन, इंटरमीडिएट हिंदी बिहार बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे हमारी वीडियो को लाइक करिए, क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको इससे भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हम इससे भी ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर का लेकर आएंगे। इतना हल करा देंगे भैया कि आप 50 ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 करके आएंगे और हिंदी में टॉप करेंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
और अगर लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को बताना ना भूलिएगा। सभी क्लास देंगे, ये नया प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल अनुभव के साथ और बेहतर मटेरियल के साथ। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इनबॉक्स में नंबर शेयर करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।